साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल पे तमाम चल रहा सीरीज जो आपके एग्ज़ाम से आपको किसी भी तरह के टीजीटी पीजीटी टीचर बनाने में मदद साबित कर सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, जिसमें आपके कंसेप्ट और एमसीक्यू हर तरह के मटेरियल चलाए जा रहे हैं। आप बिल्कुल अपना विश्वास के साथ देखते रहें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसका प्रमाण आप पिछले एग्ज़ाम में भी देख चुके हैं। तो चलिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं शानदार शानदार कंटेंट लाने के लिए उत्सुक रहूं। क्योंकि आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आपका सपोर्ट जब मिलता है मेरे चैनल को, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट में अपना विचार रखते हैं, तो मुझे एक एनर्जी आती है और जिससे मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हैंड रिटेन नोट्स है। ये राग परिचय के चारों भाग और भी कुछ स्टैंडर्ड बुक मैं क्या किया हूँ कि आपके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज करके, मतलब तमाम बुकों से निकाल करके उसका आधार बना करके एक अलग नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं, पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे थे उसमें आगे बढ़ते हुए यहाँ से हम लोग देखेंगे दक्षिणी उत्तरी संगीत में दोनों में 12 स्वर हैं। यानी कि गाने के लिए प्रयोग में दक्षिणी और उत्तरी संगीत, जो दो तरह का हम लोग में भारतीय संगीत में दो पद्धति है, उसमें दोनों तरफ 12 स्वर ही लगते हैं। ठीक है। दक्षिणी संगीत में स्वर का नीचा रूप शुद्ध होता है, जबकि उत्तरी संगीत में कोमल। जैसे हम लोग के उत्तरी संगीत में जो स्वर से नीचे आएंगे, जैसे शुद्ध ग से नीचे आएंगे तो कोमल ग हो जाएगा, लेकिन वहाँ दक्षिणी संगीत में स्वर का जो निचला रूप होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये तो नोट्स है, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा कैसे? आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता दे रहा हूँ, पूछ देगा कि दक्षिणी संगीत में स्वर का निचला स्वरूप क्या होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा शुद्ध, कोमल, तीव्र, कुछ भी दे सकता है। तो आप, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ दक्षिणी संगीत में स्वर का निचला रूप जो होता है वह शुद्ध होता है, तो आप लगा देंगे। तो आइए, कर्नाटक संगीत में विकृत स्वर अपने मूल से ऊपर चढ़ते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत में केवल तीव्र। देखिए, दक्षिणी संगीत में जो विकृत स्वर होता है, यहाँ पे कंसेप्ट यहीं पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि दक्षिणी संगीत में जब निचला रूप आएगा, यानी कि जो हम लोग का जो कोमल है वहाँ का शुद्ध हो जाता है, और हम लोग का जो तीव्र है वहाँ का वो कोमल हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, हम लोग का जो तीव्र है वहाँ पे कोमल है, और हम लोग का जो कोमल है वहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, या उन लोग का शुद्ध हम लोग का कोमल है और उन लोग का कोमल हम लोग का तीव्र है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हिंदुस्तानी यानी कि आधुनिक संगीत के हिसाब से श्रुति व्यवस्था के अनुसार ये जो श्रुति क्रम संख्या है 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 है। ठीक है, कर्नाटक श्रुति व्यवस्था एक बार आप लोग ध्यान में रख लेंगे, 4, 8, 4, 6, 8, 13, 17, 19, 21। हालांकि ये बहुत कम पूछा गया है। ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे, ये जो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा बीपीएससी में, और पिछले बार भी बना था। तो हिंदुस्तानी आधुनिक श्रुति व्यवस्था के अनुसार 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 पे स्वर स्थापित है। वहीं आपका प्राचीन 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला चीज़ हम देखते हैं। हिंदुस्तानी थाट में शुद्ध बिलावल को जैसे मानते हैं, वैसे ही कर्नाटकी में कनकांगी को मानते हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी पद्धति में प्रत्येक स्वर अपने प्रथम श्रुति पर स्थापित मानते हैं, जबकि कर्नाटक में अंतिम श्रुति पर। ये जो आधुनिक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते समय छूटा हुआ है, यानी हिंदुस्तानी पद्धति में प्रत्येक स्वर किसके अनुसार? आधुनिक के अनुसार अपने प्रथम श्रुति पर माना जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत में अभी भी आधुनिक समय में भी अंतिम श्रुति पर ही मानते हैं। जैसे प्राचीन में हम लोग का माना जाता था ना कि अंतिम श्रुति पर स्वर स्थापित है, लेकिन आधुनिक पद्धति में प्रथम श्रुति पर हिंदुस्तानी में माना गया है, लेकिन कर्नाटक में आज भी अंतिम श्रुति पर ही माना जाता है, प्राचीन के समान ही। हिंदुस्तानी पद्धति में प्राचीन व मध्यकाल में प्रत्येक स्वर को अपने अंतिम श्रुति पर रखा गया है। वही चीज़ मैं बता दिया हूँ, 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22। ठीक है, चलिए, और यही अक्सर प्रचलित में यही है भी, क्योंकि जो हम लोग चतुश्चैव षड्ज मध्यमा पंचम त्रिशिर ऋषभ दैवत दैव, ये जो आपका श्लोक है, त्रिशिर ऋषभ दैवत गंधारो निषाद द्वय गंधारो निषाद जो करके श्लोक है। ठीक है, संगीत रत्नाकर में ये उल्लेखित है। तो उसका जो फार्मूला है चतुष षड्ज मध्यमा पंचम चतुश्चैव जो करके है, यानी कि सा म प का जो 4 श्रुति है, इसी फार्मूला पे ये डिपेंड करता है, 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 पे, और यही ये प्रचलित है। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट है, ध्रुपद का आविष्कारक किन्हें माना जाता है। देखिए ध्रुपद का आविष्कारक आ जाए या प्रचारक आ जाए, आप मान सिंह तोमर को लगाएंगे। ध्रुपद मर्दाना गीत के श्रेणी में आता है। ध्रुपद के 4 भाग हैं, यानी कि 4 अंग हैं या भाग कहिए। क्या क्या? स्थायी, अंतरा, संचारी, अभोग। और आपको बता दूं, ख्याल में केवल 2 अंग हैं, ठीक है, केवल स्थायी, अंतरा, लेकिन ध्रुपद में संचारी और अभोग मतलब जोड़ लिया जाता है। और यही क्रम है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ध्रुपद का पहला भाग अस्थाई, दूसरा भाग अंतरा, तीसरा संचारी, चौथा अभोग। चलिए ध्रुपद ब्रज भाषा में ज़्यादा गाते हैं। ध्रुपद किस भाषा में ज़्यादा गाते हैं? ब्रज भाषा में गाते हैं। इसमें वीर, शांति और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। सर्वप्रथम इसमें नोम तोम का सविस्तार आलाप करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ध्रुपद में गाने से पहले नोम तोम का आलाप करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद के आलाप भी 4 अंगों में है। मीड, गमक, प्रयोग, यानी कि यहाँ पे है ध्रुपद के आलाप भी 4 अंग में है, यानी कि ध्रुपद का जो आलाप है उसको भी 4 अंगों में ही करते हैं। और इसमें मीड और गमक का बहुत प्रयोग होता है। ध्रुपद में मीड और गमक का प्रयोग होता है, ठीक है। लयकारी प्रधान, ये भी ध्यान में रखिएगा, ध्रुपद लयकारी प्रधान शैली, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसके गायक कलावंत कहलाए। साथियों आप जो देख रहे होंगे, हमारे द्वारा जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, बस आपका सपोर्ट बना रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ देने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में, मतलब कि आने वाले भी एग्ज़ाम में और इस बार जो देने वाले हैं सबके लिए बहुत ही लाभान्वित होगा। अगर आपका सहयोग मिला तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी समस्त विषयों की तैयारी कराने के मैं प्रयास में रहूँगा अगली बार से, ठीक है। इस बार आपका मैं म्यूजिक के लिए दे रहा हूँ कंटेंट। तो चलिए मैं ये चीज़ समझा दिया हूँ कि ध्रुपद के गायक को कलावंत कहते हैं, लयकारी प्रधान है। यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल मिलेंगे केवल एग्जाम उपयोगी मिलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू लड़ने की संभावना है, वो मटेरियल मैं देने का प्रयास करता हूँ। मेरे तरफ से जितना भी हो सकता है, मुझे जो भी मालूम है, जितना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं जितना मैं हूँ अपने तरफ से एक प्रयास कर रहा हूँ, आपके साथ सीख भी रहा हूँ और आपको सिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। आप अपना साथ बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए ध्रुपद की 4 शैली है, यानी कि अर्थात उसको क्या बोलते हैं? बानी बोलते हैं। कौन कौन सा है? खंडार बानी, नौहार बानी, डागुर और गोबरहार, ठीक है। तो ये जो इसके जो प्रवर्तक है, इसको भी मैं बता दिया हूँ, आप उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे गोबरहार का तानसेन हो गया, ठीक है, खंडार का राजा सम्मोखन हो गया, नौहार का श्रीचंद हो गए, डागुर का ब्रजचंद हो गया। इस तरह से ध्यान में रखना होगा, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, धमार भी ध्रुपद के समान नोम तोम के आलाप तथा लयकारी विशेष है। गमक का बहुत प्रयोग होता है। धमार भी जो होता है ध्रुपद के समान, इसमें भी नोम तोम का आलाप ले सकते हैं, ये भी लयकारी प्रधान है और इसमें भी गमक का खूब प्रयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं, धमार पखावज पर गाने की विद्या। धमार कहाँ पे गाते हैं? तो पखावज पे गाने की विद्या है। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। ख्याल किस भाषा का शब्द है? ख्याल फारसी भाषा का शब्द है, ये ध्यान में रखिएगा। साथियों कुछ दोस्तों का ये कमेंट आ जाता है, जैसे कि देखिए संगीत में होता क्या है कि अगर 2 4 5 आप पुस्तक पढ़ेंगे तो किसी में कुछ मिलेगा आपको, किसी में कुछ मिलेगा, ठीक है। तो संगीत में बहुत सारे टॉपिक पे कन्फ्यूजन हो जाता है, ये मैं मानता हूँ। इवन आपको राग के वादी संवादी भी अलग अलग बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो अलग अलग मिल जाता है कभी कभार, तो उस चीज़ को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। जो चीज़ें ज़्यादा प्रचलित है, जिसको ज़्यादा लोग मानते हैं, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और मेरे तरफ से मतलब हमेशा बेस्ट देने का ही प्रयास होता है। अगर बाई द वे मेरे से भी कोई भूल हो जाती है साथियों, तो मैं भी इंसान हूँ, आप लोग इसको इग्नोर करिएगा और सुधार करते हुए आप कमेंट में भी मुझे भी बताइएगा, और साथ में कमेंट करिएगा। तो कुछ साथी वैसे भी हैं जो कमेंट को पढ़ेंगे, उनमें भी सुधार आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से वैसे ये बहुत रेयर केस में होता है, मेरे तरफ से स्टडी करने के बाद ही आपको मटेरियल मैं तैयार करता हूँ और आपको देने का प्रयास करता हूँ। बाय द वे फिर भी कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम लोग गुरु और शिष्य का नाता नहीं, हम लोग सभी एक साथी हैं और एक साथ सीखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़े ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि बड़े ख्याल का आविष्कारक कौन है? तो हम लोग का ये जवाब होगा जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने बड़े ख्याल का आविष्कार किया। और कब किया था? तो 15वीं शताब्दी में किया था। छोटा ख्याल का आविष्कार आपके अमीर खुसरो माने जाते हैं, वे 14वीं शताब्दी में किया। लेकिन आपको मैं बता दूं साथियों, 14वीं शताब्दी में पुस्तक में दिया था, लेकिन कुछ लोग 13वीं शताब्दी मानते हो, और एग्जाम में अगर आप आ जाए 13वीं शताब्दी अगर ऑप्शन में रहे तो आप 13वीं शताब्दी ही लगाएंगे, ठीक है।
तो ये चलिए ध्यान में ये चीज़ रखिएगा। मैं आपसे बोला ना कि अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ें मिल जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित है उसको मानिएगा। तो छोटा ख्याल का आविष्कार 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के द्वारा माना गया और बड़े ख्याल का सुल्तान हुसैन सर्की के द्वारा आपके 15वीं शताब्दी में माना गया। अगला पॉइंट है बनारस लखनऊ पंजाब की ठुमरी विशेष फेमस या प्रसिद्ध है। यानी कि ठुमरी विशेषता कहाँ की प्रचलित है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन में बनारस और लखनऊ रहे तो आप जरूर जवाब दे देंगे। ठुमरी के आविष्कारक वाजिद अली शाह को माना जाता है, जिन्हें अख्तर पिया बोला जाता है। ठीक है। पंजाबी भाषा की टप्पा श्रृंगार रस प्रधान है, जो मतलब कि देखिए इसमें होता क्या है, वैसे दक्षिण का जो आपका जावली है वो ठुमरी के समान है, लेकिन पंजाबी जो है ये भी ठुमरी के समान श्रृंगार रस की ही गायकी है पंजाबी। लेकिन इसमें श्रृंगार रस में ये क्या होता है, ऊँटों पे माना जाता है कि ऊँट की सवारी जो करते थे वो लोग इसको गाते थे, और पंजाबी भाषा का इसमें शब्द प्रयोग होता है, और ये वाद विवाद टाइप का कुछ होता है, जैसे कि दो लोग हैं उसमें अंतराक्षरी टाइप का वाद विवाद होता है, और श्रृंगार रस में ठुमरी के समान ही ये है। तो गाने की अलग अलग शैली है, इसलिए अलग अलग नाम है। ठीक है। तो चलिए टप्पा का आविष्कारक कौन है, गुलाम नबी शौरी, जिनको शौरी मियाँ भी बोला जाता है। ये शौरी नामक स्त्री के पति थे, इसलिए इनको शौरी मियाँ बोला जाता है, ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। और ये पंजाबी भाषा का टप्पा श्रृंगार रस प्रधान है, ये ध्यान में रखिएगा। टप्पा सितार खानी फिरदोस्त आदि ताल में गाते हैं। टप्पा ताल, ठीक है, इसमें टप्पा ताल भी आता है, सितार खानी फिरदोस्त आदि ताल में इसको गाते हैं। अगला पॉइंट है गीत के शब्द कई रागों में पिरोक और गाना राग माला कहलाता है। पूछ लेता है राग माला क्या है, तो हम लोग का जवाब होगा जब गीत के शब्द कई रागों में पिरो कर गाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, गीत के शब्द को कई रागों में जब पिरो कर गाएंगे तो उसे राग माला कहेंगे, यानी कि रागों का माला बन जाएगा वो। ठीक है। जब गीत के शब्दों को कई रागों में, यानी कि कई सारे रागों में जब उसको गाएंगे ना, यानी कि कई सारे राग को जब बनाएंगे तो एक क्या आप मतलब एक ट्रिक के हिसाब से समझ सकते हैं राग माला कैसे होगा, जब कई रागों का माला बनाएंगे। ठीक है। तो ये एक ट्रिक है एक तरह से याद रखने के लिए। स्वर मालिका से अभिप्राय है कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना। इसका मतलब क्या मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्वर मालिका क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वर मालिका उसे कहेंगे जब राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना, यानी कि जब राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वर होंगे और उनको तालबद्ध कर देंगे, आपको सरगम गीत की तरह से इसको मान सकते हैं, उनको स्वर मालिका बोलते हैं। और स्वर मालिका का अन्य नाम देखिए यहाँ पे आ गया, मैं जो आपको समझाना चाह रहा था, स्वर इसको सरगम ही बोलते हैं। तो स्वर मालिका का जो अन्य नाम होता है इसको सरगम बोल सकते हैं, आप सुरावर्त बोल सकते हैं। इसी सरगम को सरगम गीत भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, जो राग माला है और स्वर मालिका, इसमें अंतर ये है कि जब कई रागों को पिरो कर एक साथ गाते हैं तो उसे राग माला बोलते हैं, और स्वर मालिका जो होता है वह आपके तालबद्ध रचना होता है, स्वरों का तालबद्ध रचना आपको सरगम गीत की तरह, और इसका सुरावर्त भी नाम है। अगला पॉइंट है वैदिक काल का समय आदि काल से 1000 ईस्वी तक है। यह काल प्राचीन काल का ही अंग है। ठीक है। वैदिक काल का प्राचीन काल 800 ईस्वी तक का है। वैदिक काल का समय कब है, 1000 ईस्वी तक, एक ईस्वी तक, यह प्राचीन काल का ही अंग है, ध्यान रखिएगा। शामगान के 3 स्वर हैं, उदात अनुदात और स्वरित। क्रम से ऐसे होगा उदात अनुदात और स्वरित, जिसमें उदात में 2 श्रुति वाले, अनुदात में 3 श्रुति वाले और स्वरित में 4 श्रुति वाले स्वरों का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है उदात का अर्थ ऊंचा और अनुदात का अर्थ नीचा होता है। ठीक है। स्वरित का मतलब मध्यम की तरह आप सामा पर मान सकते हैं। ठीक है। उदात को गंधार, अनुदात को ऋषभ और स्वरित को सड़ज सा माना गया है। उस समय 3 स्वर ही प्रयोग होता था सामगान में, ग रेसा, लेकिन आज के समय में अगर 7 स्वरों को अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो उदात में 2 श्रुति, अनुदात में 3 श्रुति और स्वरित में 4 श्रुति वाले स्वरों को लेकर चल सकते हैं। अगला पॉइंट है नारदीय शिक्षा और विदेशी ग्रंथ में 3 ही स्वर मिले हैं। ठीक है। उस समय नारदीय शिक्षा और विदेशी में 3 स्वर ही मिले हैं, लेकिन आपको एक पॉइंट में दिखा तो ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ जो 400 ईसा पूर्व में इसका रचना माना जाता है, ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ में सर्वप्रथम 4 स्वर की उल्लेख हुई। इसके बाद 4 से 7 स्वर हुए। वैदिक काल में ही 7 स्वर विकसित हो चुके थे। जो 7 स्वर का विकास था वो वैदिक काल में ही हो चुका था। ठीक है। लेकिन इसका प्रमाण कब से मिलता है, ऋक् प्रतिशाख्य ग्रंथ में मिलता है। प्राचीन काल को पुनः 3 अंग में विभक्त किया गया।
प्राचीन काल को एक वैदिक काल, एक संदिग्ध काल और एक भारत काल में माना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल को भी 3 अंग में बांटा गया था। चलिए, आधुनिक राग गायन की तरफ प्राचीन जाति गायन होता था, ये ध्यान में रखिएगा। आधुनिक राग जो गायन है वह प्राचीन जाति गायन होता था। अभी जो हम लोग राग गाते हैं तो प्राचीन में वो जाति गायन के समान होता था। तो भारतकृत नाट्य शास्त्र की रचना कब मानते हैं? 5वीं शताब्दी माना गया है। कुछ लोग इसको 4थी शताब्दी में मानते हैं। साथियों, संगीत में यही समस्या है कि अलग अलग बुक में अलग अलग कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप लोग नाट्य शास्त्र की रचना 5वीं शताब्दी मानकर चलेंगे। भारत के 2 विकृत स्वर है, हालांकि इन्होंने विकृत प्रयोग नहीं किया था इसके लिए इन्होंने विकृत के स्थान पे साधारण शब्द प्रयोग किया था, लेकिन उसका नाम क्या था? काकलिनी और अंतर्गंधार। ठीक है, यानी कि काकली निषाद और अंतर्गा। दतिल कृत दतिलम की रचना 5वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, दतिलम ग्रंथानुसार विवादित स्वरों की दूरी केवल 2 श्रुति मानी गई है। ठीक है, मतंकित विदेशी की रचना की अनेकों मत है। कुछ लोग 3, 4, 5 और कुछ लोग 6वीं शताब्दी मानते हैं, लेकिन साथियों आपके लिए सबसे प्रसिद्ध है इसके मतंग का रचना, यानी कि दतिलम और आपके नाट्यशास्त्र के बाद नाट्यशास्त्र 5वीं शताब्दी में और 6ठी शताब्दी में विदेशी माना गया है। ठीक है, जिसमें राग का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हम लोग का, नारदकृत नारदीय शिक्षा की रचना 10 से 12वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, नारदीय शिक्षा की, इसलिए मैं यहाँ पे 10 से 12वीं मानना मतलब लिखा हूँ। अलग अलग बुकों में कुछ में 10 मिलता है, कुछ में 11 मिलता है, कुछ में 12वीं मिलता है, लेकिन आप लोग 12वीं शताब्दी इसका ध्यान में रखेंगे विशेष तरह से। नारदकृत नारदीय शिक्षा की रचना। ठीक है, नारदकृत संगीत मकरंद की रचना 9वीं शताब्दी में माना गया, और यह संगीत मकरंद वही संगीत मकरंद है जिसमें रागों को अलग अलग लिंगों में विभाजन मतलब इसमें मिलता है। ठीक है, रागों को अलग अलग 2 लिंगों में विभाजन सर्वप्रथम इसी संगीत मकरंद में हुआ। राग रागनी का आधार ग्रंथ यही है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में जो विभाजन मिला था वह संगीत मकरंद में ही मिला था रागों का। अगला पॉइंट है हम लोग का, ध्यान में रखेंगे साथियों, नारदकृत संगीत मकरंद की रचना 9वीं शताब्दी और नारदीय शिक्षा की रचना आपको 12वीं शताब्दी ध्यान में रखिएगा। वैसे ऑप्शन के हिसाब से 10 से 12 के बीच में अगर ऑप्शन आता है तो लगा देंगे, लेकिन ज़्यादा सटीक आंसर आपका 12वीं शताब्दी ही है। अगला है जयदेव कृत गीत गोविंद की रचना भी 12वीं शताब्दी मानी गई है। संगीत रत्नाकर की रचना 13वीं शताब्दी में हुई सारंगदेव के द्वारा। यह नॉर्थ और साउथ दोनों पद्धति का आधार ग्रंथ माना गया। कौन सा? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरांतर 8 और 12 श्रुति का अंतर माना गया था। ठीक है, वादी संवादी का जो अंतर है, संवादी स्वरांतर जिनको बोला जाता है, वह 8 और 12 माना गया है जैसे, लेकिन दूसरे ग्रंथों में 9 और 13 माना गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। संगीत रत्नाकर में जाति के 13 लक्षण माने गए हैं, 3 अलग से जोड़ दिए गए थे। ठीक है, जो जाति के 10 लक्षण बताए गए उसमें 3 लक्षण इन्होंने और जोड़ करके सारंगदेव जी ने 13 बना दिया था। इस ग्रंथ में 30 ग्राम राग माना गया है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने ग्राम राग माने गए हैं? 30 ग्राम राग माने गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1300 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो अमीर खुसरो का शासक था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अमीर खुसरो द्वारा रचित राग साजगिरी, सरपर्दा, जिल्फ इत्यादि राग है, जो कुछ राग हैं जो अमीर खुसरो के द्वारा रचना इसका हुआ है। पूछ लिया जाता है साजगिरी या सरपर्दा दे देगा या जिल्फ दे देगा और पूछ देगा कि यह किसके द्वारा रचित राग है, तो आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अमीर खुसरो बेशक मार सकते हैं। चलिए, गीत के 2 प्रकारों में छोटा ख्याल, तराना तथा तालों में झुमरा, सूल, आड़ा, 4 ताल आदि है। तो गीत के प्रकारों में छोटा ख्याल, तराना तथा तालों में झुमरा, सूल, आड़ा, 4 ताल आदि है। ठीक है, इनकी रचना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अमीर खुसरो का जो रचना है वह राग में तो साजगिरी, सरपर्दा, जिल्फ की है, लेकिन अगर गीत के प्रकार में अगर आए तो छोटा ख्याल इनका रचना है और तराना इन्हीं का रचना अमीर खुसरो का। और ताल में झुमरा ताल, सूल और आड़ा 4 ताल। ये झुमरा ताल, सूल ताल और आड़ा 4 ताल किसका रचना माना गया है? अमीर खुसरो का माना गया है। साथियों, आप यकीन के साथ आपको ज़रूर कह सकेंगे कि मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ या बहुत ही बेस्ट दे रहा हूँ और मेरे तरफ से सबसे अलग देने का प्रयास किया जा रहा है। आपको एमसीक्यू के साथ साथ मैं कंसेप्ट वीडियो इसलिए करा दे रहा हूँ कि अगर उधर तो आप एमसीक्यू लगातार बहुत सारे कई हज़ार मैं प्रश्नों को करा ही दिया हूँ और अभी आपके एग्ज़ाम तक लगातार कराता ही रहूँगा। आपका जैसा जैसा सपोर्ट मिलेगा वैसा वैसा मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए उत्सुक हो जाता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कंटेंट आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से दिया जा रहा है, यहाँ पे कितना अंदर अंदर का चीज़ आपको मिल रहा है। जैसे कि झुमरा और सूल ताल, आड़ा चार ताल, अमीर खुसरो का रचना, ये भी चीज़ हम लोग को पता लग गया। ठीक है, आइए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। लोचन कृत राग तरंगड़ी की रचना काल 15वीं शताब्दी में माना गया है। राग तरंगड़ी की रचना काल कब माना गया है दोस्तों? तो 15वीं शताब्दी में माना गया है। 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में सूद थाट काफ़ी माना गया है। सूद थाट राग तरंगड़ी में क्या माना गया है? काफ़ी माना गया है। नगमाते आस्फी में जब बिलावल मान लिया गया था, ठीक है, उसके पहले नगमाते आस्फी का रचना काल कब है? 1813 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, और ये लोचनकृत राग तरंगड़ी की रचना काल 15वीं शताब्दी में माना गया, 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इस ग्रंथ में सूद थाट काफ़ी माना गया है। इस ग्रंथ में रागों को कुल 12 थाटों में विभाजित किया गया, यानी कि इसमें कितने थाट माने गए? 12 थाट माने गए। अगला पॉइंट है आधुनिक थाट राग वर्गीकरण का बीजारोपण राग तरंगड़ी द्वारा ही हुआ और आगे चलकर भातखंडे जी ने 10 थाटों की रचना स्पष्ट कर दिया। यानी कि जो थाट है यहीं पे 12 थाट का उल्लेख मिला। आधुनिक वर्गीकरण जो हुआ है, थाटों का जो बीजारोपण हुआ है, जो भातखंडे जी ने 10 थाटों को माना है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये राग तरंगड़ी के जो लोचन का रचना है राग तरंगड़ी, उनसे ही प्रेरित होकर के इन्होंने 10 थाटों को प्रचलित किया है। और एक थाट के अंतर्गत 484 राग को हम लोग आज मानते हैं और उसको पढ़ करके हम लोग अब आज आगे बढ़ रहे हैं, संगीत का विकास कर रहे हैं। तो साथियों, मेरे तरफ से आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना प्यार हमारे चैनल को ज़रूर दिखाएं और कुछ ग्रुप में अपने साथियों तक ज़रूर प्रमोट करें ताकि उनका भी भला हो और मेरा भी भला हो। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।